सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने बुक के अंदर कन्वेंशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। ये इंस्टीट्यूट ने डाला है, जो आपने पढ़ा होगा म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, शार्प रेशियो, टेनर रेशियो, जॉनसन अल्फा। उसी के कॉन्सेप्ट के अंदर इंस्टीट्यूट ने एक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न और टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये हमने अपने बुक के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में, आपका 17th का सीरीज जो एडिशन 7 बुक है, उसमें हमने डाला हुआ है। ये कॉन्सेप्ट सीएमए स्टूडेंट के लिए ही रेलिवेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीए वालों ने कहीं पे भी अपने बुक में नहीं डाला हुआ है और कैप 3 वाले में भी नहीं है। वैसे इसमें कुछ नया तो है नहीं, टाइम वैल्यू ही है। अगर पढ़ लोगे तो कम से कम एक नॉलेज रहेगा टाइम वैल्यू। 5 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को निपटा सकते हो। हाँ, क्वेश्चन की जहाँ तक सवाल है, तो क्वेश्चन की तो बात ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सीएमए इंस्टीट्यूट को सारा काम छोड़ के सबसे पहले अपने स्टडी मैट को सही करना चाहिए। पता नहीं अब कौन सी बच्चों वाली काम करते रहते हैं। अगर एक्सक्लूसिव कोई भी क्वेश्चन अगर सीएमए इंस्टीट्यूट का होगा तो टाइम वैल्यू में भी आपको पागल बना सकता है, ऐसा समझो। मेरे को तो पागल बना रखा है इसने, क्योंकि देखो करेक्ट चीज़ अगर बात करनी है तो उसमें टाइम नहीं लगाना होता है। अब ये एनालाइज करना कि भाई तुमने क्या गलतियां किया है, अब गलतियों का भी लॉजिक ढूंढने लगो तो टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा। इतना टाइम शायद ही मुझे किसी टॉपिक ने वेस्ट कराया होगा एक छोटा सा टाइम वैल्यू के लिए, छोटा सा टाइम वैल्यू। ओके, कोई बात नहीं, हम इस पे क्यों बहस करें। बट इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी को पागल होना है सीएमए स्टूडेंट को, तो स्टडी मैट पढ़ा करो। अदरवाइज आराम से आप पास्ट अटेम्प्ट की क्वेश्चन प्रिपरेशन कर लीजिए, सीए की क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एग्जाम में बैठ जाइए। पास्ट 2 अटेम्प्ट का अगर आप क्वेश्चन देखने जाओगे सिलेबस 2022 का, तो उसने 50 मार्क्स के अराउंड एक्सक्लूसिव सीए का क्वेश्चन डाला है। तो उनके लिए सेफ भी है, मैं सिंपली ये कह सकता हूँ, उसी के लायक है ही ये इंस्टीट्यूट। इतने गधे लोग बैठे हुए बोर्ड ऑफ स्टडीज में, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले, टाइम वैल्यू तुम्हें समझ नहीं आता है तो क्या बुक बनाएगा और क्या करेगा। मुझे गुस्सा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को टाइम इतना वेस्ट करा है इस टॉपिक ने, मैं बता नहीं सकता गलतियों को ढूंढने की वजह से। अभी आप देखना ना, 4 क्वेश्चन हमने डाला है, 17A, 17B, 17 पॉइंट, एक भी क्वेश्चन सही नहीं है, एक भी सॉल्यूशन सही नहीं इंस्टीट्यूट का। भाई इसकी वजह से मुझे दूसरे दूसरे बुक्स वगैरह को मुझे क्या कहते हैं वो करने पड़ गए। मुझे बताइए कहाँ कहाँ से बुक सब ढूंढ ढूंढ के कोई कॉन्सेप्ट ढूंढूं, मुझे बताइए। ये आपका देखोगे एमसी ग्रोहिल का एक फॉरेन राइटर की बुक है, ये आपका राइटर है। इस बुक को ढूंढ के तब थोड़ा सा मुझे लगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं, उन सारे चीजों को पकड़े, क्योंकि है तो टाइम वैल्यू की कॉन्सेप्ट, उसके लिए भी मुझे इतने सारे रिसर्च करने पड़ते हैं। क्या कह सकता हूं मैं। चलो कोई नहीं, अपने गुस्से शांत कर लेते हैं। देखो ये सिंपल सी क्या है, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ये सिंपली कंपाउंडेड रिटर्न है। कंपाउंडेड रिटर्न पढ़ा, आईआरआर, आईआरआर भी पढ़ा था आपने। ओके, टाइम वैल्यू में आपको कंपाउंडेड रिटर्न बताया था, याद आ रहा है कुछ। कंपाउंडेड रिटर्न कैसे निकलते हैं आप मुझे बताइए। अगर 2 कैश फ्लोज है, अगर आपने कभी कंपाउंडेड रिटर्न निकाला होगा, ये खास करके मैं बता दूं टाइम वैल्यू का रिवीजन करा रहा हूं और कुछ नहीं करा रहा हूं। सपोज कीजिए कि आपने कुछ पैसे लगाया आज 100 रुपीज, यहाँ पे आपने 200 रुपीज रिसीव कर लिया। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कंपाउंडेड रिटर्न कितना है, तो कैसे बताओगे आप। बोलोगे हाँ R% अज्यूम कर लेते, I% अज्यूम कर लेते। 100 में अगर हम 1 + I³ रख ले, 200 के इक्वल हो जाएगा। हो गया, आई निकाल लीजिए। अब कैसे निकालोगे बताइए। 200 डिवाइडेड बाई 100, तो 1 + I कैसे निकलता है बताइए। अगर इधर पावर 3 है तो इधर जाके 1/3 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 का पावर 1/3। अब ये कैसे निकालते हो, ये आपको आता होगा 12 टाइम स्क्वायर रूट करके। ये जो आपका 2 है इसको 12 टाइम स्क्वायर रूट करो, -1, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई 3 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स, वैल्यू आ गया, काम खत्म। एक टॉपिक आपका खत्म हो गया जो कि ऑलरेडी टाइम वैल्यू में पढ़ रखा था। दिस इज मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, खत्म। अब दूसरा, अगर आपका मल्टीपल कैश फ्लोज होता तो क्या होता। सपोज कीजिए कि लाइफ वही 3 ईयर है, आपने 100 रुपीज लगाया हुआ है। अब ये 200 वन टाइम में नहीं आ रहे, 3 अलग अलग साल में आ रहे। मान लीजिए यहाँ पे 120 आ गया, यहाँ पे आपके 100 आ गए, यहाँ पे अगर मान लीजिए फिर 110 आ गए। ये टोटल इतना आपने अमाउंट लेके आ गए। ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया तो हमारे घर से क्या जाता है, चलो थोड़ा सा कम कर देता हूँ 20। आप मुझे बताइए टोटल आपने कितना लेके आया हुआ है, 120 एंड 120 देखा जाए तो 240 आपने लाया है 100 लगा के।
इतना लगाया, इतना लाया। हम कंपाउंडेड रिटर्न निकालने की बात करते हैं। सिंपल सी काम क्या करते हैं, इसको हम लोग डिस्काउंट करते हैं, ताकि इसके डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल है, अर्निंग पोर्शन हटाना, प्रिंसिपल पोर्शन पे पहुंचना, और वो प्रिंसिपल जो होगा 100 की इक्वल हो जाएगा। हम ऐसे कौन सी रेट से डिस्काउंट करें, दैट डिस्काउंट रेट इज द कंपाउंडेड रिटर्न। सिंपल यही पढ़ा था आपने, यही आपका मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है और कुछ नहीं है। 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर कितना बताइए, 1। 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर कितना, 2। फिर 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 3। ये देखो इन सब में से हमने अर्निंग पोर्शन हटा दिया, प्रिंसिपल बच जाएगा। ये कितने की इक्वल होगा, 100। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करोगे, आई अज्यूम करना पड़ेगा रैंडमली, ठीक है। और उसके बाद आपको जब दो गलत अजम्पशन लेंगे तो उसके बाद इंटरपोलेशन, यूनिटरी मेथड, डिफरेंस को मिलाने वाले काम करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड रिटर्न निकालेंगे। खत्म हो गया। इसका नाम क्या बताइए, मनी वेटेड रिटर्न। मनी यानी कि हमने मनी को वेट बनाया है, कैश फ्लो को वेट बनाया है, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। खत्म हो गया। अच्छा, इसमें एक और भी चीज हो सकता था। मान लीजिए अगर अभी तो हमने क्या करा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे इनफ्लो है, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था कि मुझे बताइए बहुत सारे आउटफ्लो हो, एक इनफ्लो। मान लीजिए 100 हमने यहाँ पे लगाया, हमने 20 यहाँ पे लगाया, हमने 30 यहाँ पे लगाया, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया बताइए, 150 का। और मान लीजिए यहाँ पे हमने 250 यहाँ पे रिसीव कर लिया थर्ड ईयर के एंड में। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कंपाउंडेड रिटर्न कितना है, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा इन सब का, अब ये देखो ये सारे आउटफ्लो है, इसका पीवी 250 के पीवी की इक्वल होगा। तो ज्यादा बेटर होता है आप कंपाउंडिंग करके कैलकुलेशन कर लो कि अच्छा जी इस 100 पे हमने कितने साल कमाया, 1 2 3 ईयर। फिर प्लस कर लेते, क्योंकि ये सारे हमारा आउटफ्लो है, सारे आउटफ्लो प्लस हो जाएगा। हमने 20 रुपीज और लगाया, इस पे हमने कमाया 2 ईयर का। फिर हमने 30 रुपीज और लगाया, हमने इसमें कमाया 1 ईयर का। ये कितने की इक्वल होगा बताइए। ये इन्वेस्टमेंट था, ये इन्वेस्टमेंट आपका थर्ड ईयर एंड पे पहुंच गए। अब इसमें हमने अर्निंग पोर्शन यानी कि इंटरेस्ट पोर्शन ऐड कर दिया, इसको भी यहाँ पे ले गए, ये देखो ये बन गया, इसको भी यहाँ पे ले गए, ये बन गया। अब ये सारे इन्वेस्टमेंट हमारा फ्यूचर पे पहुंच चुका है। ये कितने की इक्वल हो जाता है बताइए, 250 का। ये हमने 250 रिसीव करा हुआ है सारे इनकम के साथ। तो ये जो आपका आई आएगा, यही आपका मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं, ये आपको रिवीजन कराया हूं, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका टाइम वैल्यू का रिवीजन हो गया, खत्म हो गया मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन में कैसा इंफॉर्मेशन मिलता है, अब बताओ इतनी छोटी सी कॉन्सेप्ट के अंदर इंस्टीट्यूट को इतना समझ नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा और क्या सॉल्यूशन बनाएगा, क्या इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट को क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, वापस आइए। अगर हम लोग बात करें, अब आते हैं टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न ये ना एक सिंपल रिटर्न है। ये देखो कैसे, जैसे मान लीजिए अभी हम जैसे एग्जांपल ले रहे थे, ये 3 साल का रिटर्न है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, आप हर साल का इंडिविजुअल रिटर्न निकाल लो। ये निकाल लो रिटर्न फर्स्ट ईयर का, रिटर्न निकाल लो सेकेंड ईयर का, रिटर्न निकाल लो 3 ईयर का। सारे रिटर्न को क्लब कर देना, ज्योमेट्रिकली एवरेज निकालना, दैट रिटर्न इज टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। सपोज कीजिए आपने कुछ पैसे लगाए यहाँ पे 100 रुपीज, ये 100 रुपीज जो इन्वेस्ट किया था ना, ये बढ़ के पहुंच गया 120 पे। इसका मतलब आपने कितने परसेंट अर्न किया है फर्स्ट ईयर के अंदर, आप बोलोगे हमने कमाया है 20%। मान लीजिए फिर ये अमाउंट घट के आ जाता है 110 पे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर आपका 10 रुपीज का यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा। तो 10 रुपीज का लॉस किस पे, 120 पे। तो 10 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ गया 8.33% का लॉस। 8.33% का क्या हो गया बताइए, लॉस हो गया। क्या हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर 8.33%, थर्ड ईयर कितना कमाया, हो सकता है ये बढ़ के 140 पे चला गया हो आपका। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो 30 रुपीज अर्न किया हमने, 30 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका 27.27% का रिटर्न आ गया। अब जो ये टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाता है, वो क्या कहते हैं कि ये जो आपका हर साल का जो इंडिविजुअल रिटर्न निकाला है, 1 प्लस 0.20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.833 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.2727, इन सब को आप ज्योमेट्रिकली लिंकिंग कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो सारे को। तो अब जो ये रिटर्न आया है, ये आपका रिटर्न कहलाएगा
टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या कहलाएगा? टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो मुझे बताइए, एक तरीके से हमने क्या किया, इन सारे को क्लब कर दिया, लेकिन एक चीज बताइए, वो तो सीधा निकल के आ जाएगा। 100 हमारा कहाँ पे पहुंच गया, क्या है 140 पे, तो हम कह सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 100, 40% रिटर्न आना चाहिए। चलो चेक करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, क्या 40% आता है या नहीं आता है। 1.2 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा पहले ये निकाल लेते हैं, 1 माइनस 0.0833 मल्टीप्लाई बाई 1.2727 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आपका वैल्यू आ रहा है। देखो ये वैल्यू अगर चेक करोगे तो ये कहते हैं 1 पॉइंट, यानी कि ये जो हम लोग ज्योमेट्रिक रिटर्न निकालते हैं ना, ये ऐसे निकालते हैं। ये कहते हैं देखो, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न इजिकल टू दिस वन, ये आ गया 1.40। तो हम कह सकते हैं आई कितना हो गया, 1.40 माइनस 1, यह आ गया 0.40, दैट इज 40% का। ध्यान से रखना, बस ये सीएमए इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये आपका 40% रिटर्न जो है ये टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब टाइम वेटेड में आपने क्या किया है, सारे इंडिविजुअल ईयर के रिटर्न को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपने निकाल दिया। भाई ये क्या था, सिंपल हम ये नहीं कह सकते कि आपने 3 ईयर का एक कंबाइंड रिटर्न निकाल के दे दिए। आप बोलोगे हाँ वही तो है। कायदे से मुझे बताइए, कभी भी 3 ईयर, ये जो आप रिटर्न है ये 3 ईयर का रिटर्न है, 3 ईयर का रिटर्न कभी किसी के साथ कंपेयर होता है? 3 ईयर का रिटर्न कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन होता है? कभी भी नहीं। हमेशा एनुअल रिटर्न निकालते। याद करिए अपने क्लास हर टॉपिक में मैंने एक ही चीज बताया कि जब भी रिटर्न निकालना हो हम लोग हमेशा एनुअल रिटर्न निकाला करते हैं। तो यहाँ पे भी एनुअल रिटर्न निकालना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने जितने भी 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन में क्या 3 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में तो कुछ और निकाला है, 3 के 3 क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने यही 40% निकाल के दिया है, जबकि टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न वो नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ये आपका एक फॉरेन राइटर की बुक है, ठीक है, और इसकी अगर ऑथेंटिसिटी चेक करना हो कि कितना पॉपुलर बुक है, तो आप इसमें दो, आपको अमेजन पे जाके चेक कर लीजिएगा, इसका प्राइस 2 तरह का मिलेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए प्राइस इसका 5100 समथिंग का है, और इंडियन एडिशन जो है वो जिसमें इंडियन राइटर को साथ में रख के करा हुआ है, उसकी प्राइस आपको 500 रुपीज़ मिलेगा। ये एमसी ग्रोहिल का आपका फॉरेन राइटर की बुक है। मैं आपको बता दूं, इसने भी टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है, ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये आपको टोटल देखोगे तो इसमें जो आपका है ना, ये कितने पेज का बुक है, ये देखो 769 पेज की बुक है ये, ठीक है। इस बुक की जो आपका ऑथेंटिसिटी पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे, आपको सेम कॉन्सेप्ट को इसने भी डील करा हुआ है, जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने लिखा है उसी कॉन्सेप्ट को इसने भी डील किया हुआ है। इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, देखिए इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे, आप मुझे बताइए कन्वेंशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्या वही सेम चीज यहाँ पे भी बात कर रही है? ठीक है, इसके अंदर देखिए ये रहा कन्वेंशनल थियरी ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कन्वेंशनल थियरी ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या यही कॉन्सेप्ट को डील कर रहा है? क्या इसने टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है? आपको मैं एक चीज चेक करा के दिखा दूं, ये देखिए, अब यहाँ पे 4 साल का आपको लाइफ दिया गया है। सीधा देखिए आप, टाइम जो रिटर्न निकालता है 15.14% का रिटर्न निकालता है, सीधे 4 साल का रिटर्न। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा और भी मैं, आइए पहले ये देखिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 100 बढ़ के 120 पे जाता है। मैंने क्या बता रखा था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू करना, 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 100 अगर मैं करूं तो ये वैल्यू आपका आ जाता है। ये चीज देखो आप, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा अगर आप कैलकुलेशन करते हो 120 डिवाइडेड बाय 100 से। ये वैल्यू जो आपका जितना आ रहा है ना, ये वैल्यू आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 120 से। 110 डिवाइडेड बाय 120 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू आपका निकल के आ जाता है। आपको पता है ये वैल्यू जितना होगा, ये 110 जो बढ़ के जितना गया है ना, आप 140 डिवाइडेड बाय 110 करिए, ये वैल्यू आपका निकल के आ जाता है। और ये चीज हमने आपको इवन फॉरेन एक्सचेंज में भी बता रखा था, फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट, 1 प्लस परसेंटेज प्रीमियम आ जाता है या 1 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट आ जाता है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर आपको लिखना हो तो 140 डिवाइडेड बाय 110 कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये, इससे हमारा ज्योमेट्रिक रिटर्न सॉरी टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। आई कैसे निकालेंगे, जितना आपका प्रोडक्ट आया है उसमें से -1 कर दो। अब देखिए, ये जो मैं जिस बुक पे लेके गया था आपका, ये देखिए
कन्वेंशनल थियरी के अंदर इसने यहाँ पे टाइम वेटेड एवरेज निकाला है, ये खास करके ज्योमेट्रिक एवरेज होता है। ज्योमेट्रिक एवरेज कैसे निकाला जाता है, सारे रिटर्न जो है ना, जो हमने अभी यहाँ पे निकाला था 1+R1 पहला साल का रिटर्न, 1+R2, अब R2 लॉस हो गए तो माइनस आ जाएगा। तो वही इंस्टीट्यूट यहाँ इस बुक में, ये जो आपका बुक कह रहे हैं कि 1+R1 1+R2 1+ जितना पीरियड है, इसने 20 पीरियड अज्यूम करा हुआ है, ठीक है, 20 पीरियड अज्यूम करा है, तो 20 ईयर तक के रिटर्न को प्रोडक्ट कर देना है 1+ रिटर्न को। और बस यहाँ पे देखो, ये कहते हैं आपको पावर में 20 जाना चाहिए, यानी कि अगर मैं इस बुक के मुताबिक चलूं तो पावर पे 3 जाना चाहिए, और होना भी चाहिए। क्या इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लिया? अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर देखने से पहले इसको पढ़ रहे हो, तो आप जब इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे पहुंचोगे तो वहां पे हम आपको फॉरवर्ड रेट निकालने की तरीका बताते हैं, जहां पे 2 रेट दिया गया होता है इस पीरियड का, और इस पीरियड का रिटर्न आपको मालूम हो 10%, और मान लीजिए ये 12% अगर मालूम है, और हमें इस पीरियड का पूरे के पूरे क्लब में सिंगल रेट निकालना है, तो हम लोग आई अगर अज्यूम करें तो हम वहां पे निकालते 1+i की पावर 2, क्योंकि यहाँ के अमाउंट यहाँ पहुंचेगा तो 1+i की पावर 2 पहुंचेगा, और यहाँ के 1 रुपये यहाँ के 1.1 होता है, और यहाँ पे 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.12 होता है। ये दोनों अमाउंट इक्वल करके हमने फेयर फॉरवर्ड रेट कुछ निकाला था, कि याद आ रहा है कुछ? तो वही सेम चीज हो जो हमने पढ़ा था, यही हो जाएगा 1+0.10 मल्टीप्लाई 1+0.12। इस मेथड से निकाला गया जो आई है उसको बोला गया है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। कुछ लोग बोलेंगे सर आपका जो कंपाउंडेड रिटर्न है ये दोनों तो सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत का चेंज आता है, खास करके री इन्वेस्टमेंट का आपका डिफरेंस आता है। री इन्वेस्टमेंट की जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसे होते हैं हम लोग जब ये रिटर्न निकालते हैं तो यहाँ पे कुछ री इन्वेस्टमेंट, अब यही चीज है हमने अलग अलग टुकड़ों में बहुत सारे जगहों पे बताया। री इन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में बताया, मॉडिफाइड वाईटीएम। हमने री इन्वेस्टमेंट की कॉन्सेप्ट आपको कैपिटल बजटिंग में बताया, जहां पे हमने मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे थे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, अगर वो टॉपिक्स वगैरह बचा हुआ है तो आगे पढ़ोगे ही, सिंपल सी टाइम वैल्यू है, ये भी एक तरीका होता है। इसमें हम आधे घंटे के 1-1.5 घंटे लगा के हम इस चीजों को समझाते हैं इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में। तो वो यही चीजों को इसने बोला है कि ये देखो बड़े पीरियड का रिटर्न दैट इज, और ये आरजी को बोला गया है कि ये हमारा टाइम वेटेड एवरेज यानी कि टाइम वेटेड रिटर्न बोला गया है इसी को। तो देखिए टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न जो है यही आपका ज्योमेट्रिक, जो आपका ज्यादा क्या पढ़ना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टाइम वेटेड एवरेज जो है ये रिटर्न निकाला गया। इसके लिए और भी बहुत सारे डिस्कशन एग्जांपल के साथ, मुझे उतना जाना नहीं क्योंकि मुझे वो कराना ही नहीं कुछ, मुझे तो सिंपल जो इंस्टीट्यूट ने बोला है वो करके आ जाओ। ये देखो सिंपली मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख के दिया है, पढ़िए एक बार। ये चीज आपको, ये जो नोट्स है ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और इवन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर कुछ बच्चों के पास अगर ये पहले के अगर नोट्स है तो उसको इग्नोर करना, उसमें हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि गलतियों को एनालाइज करना अलग अलग तरीके से, गलतियों को अलग तरीके से एनालाइज करा जाता है, तो मुझे लगता है ये गलतियों को एनालाइज करने का बेस्ट तरीका है, तो हमने अपने तरीके से आपको ये नोट्स आपको बना दिया है। ये देखिए मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं है, ये आपका कंपाउंडेड रिटर्न है, जिसको IRR भी बोल सकते हो। इंटरपोलेशन यूज करना है, टाइम वैल्यू में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ओके। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सिंपली वही वाले चीज जो हमने बताया, जितने भी आपका रिटर्न आता है हर साल के रिटर्न को क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है। अब आप उसके लिए आप लोग या तो चाहो तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट बनाइए, या आप रिटर्न निकाल के प्रोडक्ट बनाइए। आप 1+i ही कंसीडर करना, मैंने यहाँ पे 1+i ही दिया है, जबकि करेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है 1+i की पावर n होना चाहिए, लेकिन आप 1+i पढ़ के जाइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने वही दे रखा है। यही सारा चीज भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। देखो मेथड बेस्ड की बात करते हो, देखो मैंने डिस्क्लेमर भी लिख दिया है। CMA इंस्टीट्यूट ने जो कॉन्सेप्ट आपको टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है इज नॉट करेक्ट, बट प्रीफर इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम दिया गया है। कायदे से आपका ये होना चाहिए, करेक्ट कैलकुलेशन जो है ये होना चाहिए। इसको सपोर्ट भी करता है, लो मैंने बुक का नाम भी दे दिया कि ये लो इन्वेस्टमेंट MC ग्रॉयल का, ये आपका राइटर है। इस राइटर की जो बुक है उसमें आपको पेज नंबर चाहिए, तो आपको ज्योमेट्रिक एवरेज कैसे निकाला जाता है 114 पेज पे, और वो जो बाकी आपका 500 समथिंग नंबर पेज पे है, आप चाके चाहो तो आप, क्योंकि देखो कोई चीज़ अगर मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूट के अगर अगेंस्ट जा रहा हूँ, अब इंस्टीट्यूट कुछ और कहता है, मैं कुछ और कह रहा हूँ भाई, तो मेरे बातों पे आप क्यों भरोसा करोगे, क्यों भरोसा करोगे? एक चीज बताओ, मैं भी तो गलत हो सकता हूँ, तो मुझे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ना। ये मैंने आपको लगा दिया, मैंने वहां पे भी दिखा दिया था आपको, आप जाकर वहां के चेक कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट के नाम पे इतना ही है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बाकी
अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही करना, क्योंकि हो सकता है इंस्टीट्यूट जो आपको क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर आपको पावर पे एन ना डाले, शायद हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन पे फटाफट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17 का। ये मैं सबसे पहले एक चीज करता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट ने क्या क्या करा है उन सारे चीजों को भूल जाते हैं, पहले इसकी करेक्ट सॉल्यूशन में बता दूं, देन उसके बाद इंस्टीट्यूट की गलतियों पे हम लोग वापस आएंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है, आइए वापस, क्योंकि गलतियों को डिस्कशन करने लग जाएंगे तो कितना टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आइए वापस, ये क्वेश्चन नंबर 17 ये है, फंड है, याद रखना ये सारे के सारे जितने भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है म्यूचुअल फंड के लिए। तो फंड ए यानी कि म्यूचुअल फंड के पास कुछ फॉलोइंग मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ सम सक्सेसिव ईयर्स, आने वाले टाइम की कुछ साल की इसने मार्केट वैल्यू दे दिया है, कुछ कैश फ्लो दिया हुआ है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर देखो, आपको इतना तो मुझे पता है कि टाइम वैल्यू में कोई दिक्कत आपको आ नहीं सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इस कैश फ्लो को समझना। ये तू दे क्या रहा है भाई, यही नहीं समझ आएगा, क्योंकि आपको पता है इनफ्लो होगा कुछ और ट्रीटमेंट बनेगा, आउटफ्लो होगा ट्रीटमेंट कुछ और होगा, क्योंकि रिटर्न ही बदल जाएगा ना, कंपाउंड रिटर्न। तो वही सारा चीज है, ये जो कैश फ्लो है ना, यही सबसे बड़ी मुसीबत है। और इंस्टीट्यूट का भी जो मिस्टेक्स वगैरह है आपको ज्यादातर कैश फ्लो में ही नजर आएगा। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है कैसे है भाई, तूने खुद तो लिखा नहीं होगा, कहीं से तो कॉपी पेस्ट ही करा होगा, उसमें भी इतना सारा मिस्टेक। चलो वापस आते हैं। एक फंड के पास कुछ मार्केट वैल्यू दे रहा है, किसका मार्केट वैल्यू होगा, म्यूचुअल फंड, होप आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है बताइए, थोड़ा जल्दी से बताओ। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर कुछ पैसे देते हैं। ये देखो, ये है हमारा म्यूचुअल फंड, ये एक ट्रस्ट है जो पब्लिक से फंड उठाता है, हम सिंपली ये कह सकते हैं। हाँ जी, अब ये पब्लिक से फंड रेज करते हैं और उस फंड को फिर वो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं बताइए, ये इन्वेस्ट करने जाता है, आपको मैं सिंपली बता दूं, शेयर में, डिवेंचर में, मनी मार्केट में भी चले जाते हैं, टी बिल वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। हम सिंपली कह सकते हैं ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट में वैल्यू चेंज होता है डेली, अभी शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएंगे, शेयर प्राइस गिर जाएगा, मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। और आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड जो है डेली बेसिस पे अपना बैलेंस शीट बनाते, इसके मार्केट वैल्यू निकालते हैं और उसके बेसिस पे एनएवी डिक्लेयर करते हैं। और जब भी कभी किसी और आगे इन्वेस्टर को अगर पैसे उनसे लेने हैं तो हम क्या करते, उसी एनएवी पे उनसे दोबारा हम लोग फंड रेज कर लेते, यही होती है। ओके, तो अब आप मुझे बताइए उसने क्या करा है, इसका मार्केट वैल्यू 0 ईयर का दे दिया है, 1 ईयर एंड में 1 साल बाद बीतने के बाद क्या होगा वो दिया है। ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा 2 ईयर बीता तब क्या हुआ वो दिया है। तो मुझे बताइए इसने मार्केट वैल्यू 1000, 1100, 1200 इस तरीके से उसने कुछ मार्केट वैल्यू दे दिया है। आपको पता है मार्केट वैल्यू दे दिया है मतलब रिटर्न तो है ये देखो ध्यान से, 1000 1100 पे गया है, हम कह सकते हैं 10% का रिटर्न तो है, लेकिन ये रियलाइज नहीं हुई है। बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं, फिर ये 1100 1200 पे गया है तो फिर रिटर्न है, लेकिन रियलाइज नहीं हुआ है, यही तो मतलब होगा ना। तो फिर इस केस में ये कैश फ्लो का मतलब क्या है, क्या ये इनकम है, इनकम तो ये भी था, ये 100 रुपीज का, क्या ये वाले इनकम की बात कर रहा है कि 100 रुपीज का इनफ्लो, नो, कैश फ्लो की बात कर रहा है, कैश आना या जाना। आप एक चीज देखो, अगर ये इन्वेस्टमेंट बेचे तब भी हमारा इनफ्लो हो सकता था, लेकिन बेचने की तो कोई बात करा नहीं है। तो फिर म्यूचुअल फंड का ये देखो, ये बोलता है कैश फ्लो हमारा, अब देखो ये नेट है, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो सब कुछ मिला के जितना आया होगा गया होगा उसमें नेट अमाउंट है हमारा 100 का। तो आप मुझे बताइए, कुछ नहीं बोले गए हो, अगर आप 100 लिख के देते हो तो मैं इसको प्लस ही मान के चलूंगा, याद रखना इनफ्लो, क्योंकि कुछ ना बोला गया हो प्लस वैल्यू होता है, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव वो बता देता। अब नहीं बता रहे तो हम सिंपली ये क्या कह सकते हैं बताइए, ये हमारे लिए इनफ्लो है, किसके लिए भाई, फंड के लिए है ना, म्यूचुअल फंड के लिए इनफ्लो है। तो आप मुझे बताइए म्यूचुअल फंड का इनफ्लो कौन सी वाले होगा, यही मेन मुद्दा है, यहीं पे जाके फंसोगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका यहीं से गड़बड़ हो जाएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या म्यूचुअल फंड का इनफ्लो कौन सी वाला है, तो क्या ये जो फंड बाद में जब इनको दोबारा, जैसे मान लीजिए 1 साल बाद फिर से कुछ इन्वेस्टर ने इसको 1 साल बाद फिर कुछ पैसे देता है, ये भी तो म्यूचुअल फंड के लिए क्या है, इनफ्लो है बताइए। और वो जो म्यूचुअल फंड के लिए इनफ्लो है, वो इनफ्लो को फिर क्या करेगा बताइए, वो फिर दोबारा री इन्वेस्ट करेगा। क्लियर है। तो मैं आपको बता दूं, इस सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट का इंटरप्रिटेशन यही है कि ये कैश फ्लो वो कैश फ्लो है जो इन्वेस्टर किसको देता है बताइए, ये इनफ्लो है, हाँ इनफ्लो है, किससे इनफ्लो है,
क्या इन्वेस्टमेंट बेच के ना, इन्वेस्टमेंट बेच के करते तो ट्रीटमेंट कुछ और बन जाता, फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरा ना होता। इंस्टीट्यूट कहते नहीं, ये जो मेरा इनफ्लो है ये मैंने रिसीव किया है, इनफ्लो किसका है, म्यूचुअल फंड का। यही बस ध्यान रखना, आप चाहो तो लिख लेना इस चीजों को, यही याद रख के चले जाना, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना तो आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। वैसे मैं आपको लिख के देता हूँ ये सारे, ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आने वाला है भाई, इतने गलतियों के साथ एग्जाम में पूछेगा। हाँ वो चाहे तो एमसीक्यू में आपको टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न पूछ सकता है, क्योंकि आप अगर मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न में जाओगे ना, कंपाउंडेड रिटर्न के अंदर हर जगहों पे मिस्टेक, इतना मिस्टेक के साथ क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए देखना ज्यादातर क्वेश्चन आपका पास्ट अटेम्प्ट का ही रिपीट होता है, पास्ट अटेम्प्ट का या सीए वाले का उठा लेते हैं, उनको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क फ्री है, क्योंकि उनकी क्वेश्चन तो थोड़ा सा क्या है, फिर भी कंपैरेटिवली कम मिस्टेक है, तो उसको क्वेश्चन कॉपी कर लो, सॉल्यूशन भी कॉपी कर लेंगे, कम से कम से मेहनत बच जाएगी हमारा। ये नलायक लोग, निकम्मे लोग जो होते हैं ना, मेहनत कम करना चाहते हैं, इन लोगों की सारे वजह से ये सब दिक्कत आती है। चलो वापस आइए, ये रिसीव किया है किससे बताइए, रिसीव्ड फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि चलो मैं ये भी बोल सकता हूं इन्वेस्टर से रिसीव किया है। तो मुझे बताइए इन्वेस्टर से जो आपने रिसीव किया है, इस 100 को अब क्या करोगे, तो बताओ मुझे आप क्या करोगे इस 100 रुपीज इन्वेस्ट रिसीव करके, भाई दोबारा ही तो इन्वेस्ट करेंगे ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो कैश फ्लो है ये म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये आउटफ्लो बन जाएगा। यही मुसीबत है, दिख रहा है आपको इनफ्लो, लेकिन है ये सही मायने में आउटफ्लो, क्योंकि ये इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टर है। अगर ये इनफ्लो फ्रॉम, जैसे यहां से डिविडेंड अगर मिल रहा होता, इंटरेस्ट मिल रहा होता, तो उसकी ट्रीटमेंट फिर कुछ और होती। लेकिन इंस्टीट्यूट जितने भी क्वेश्चन में अज्यूम करा हुआ है सारे के सारे, इवन मैं आपको बता दूं इसके अंदर भी जो कैश फ्लो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर जितने भी कैश फ्लो को जो डील किया इंस्टीट्यूट ने, ये सारे कैश फ्लो जो अगर को जो डील किया है, एक 114 नंबर पेज पे भी डील किया है इसने, पूरे एक एग्जाम्पल के साथ ही डील किया है कि कैश फ्लो कैसे निकालता है। ये सारे के सारे जो कैश फ्लो मार्केट में जो ट्रेंड है ये निकालने की, ये ट्रेंड है निकालने की, भाई कहाँ पहुंच गए, ये रहा, ये सारे ट्रेंड निकालने की जो हम इन्वेस्टर से रिसीव करते हैं उनको नेट कैश फ्लो बोला जाता है। तो मार्केट में ट्रेंड है तो हम लोगों को भी यही समझ के चलना पड़ेगा। ओके, तो अब आ जाइए वापस यहाँ पे, कहाँ थे हम लोग, इधर इधर क्यों हो जा रहा है, ये रहा। तो ये देखिए, इसका मतलब हम सिंपली क्या ये बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के जो पास पैसे है वो पैसे लेके नहीं बैठता, वो दोबारा इन्वेस्ट करता है। तो आप मुझे बताइए 1 ईयर के एंड में म्यूचुअल फंड के पास 100 रुपीज आया है, तो 1 ईयर के एंड में ही तो इन्वेस्टमेंट हुई ना। तो क्या मैं बोलूं 1 ईयर के एंड में मेरे पास कुछ मार्केट वैल्यू इतना था, उसमें और शेयर ऐड हो गया, कितने का बताइए, 100 का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गए 1200 का, यानी कि जो आपका सेकेंड ईयर एंड में जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है ना, वो इस 1200 का ये वैल्यू बनेगा। अगर इतना समझ में आ गए तो अब बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। यानी कि हम क्या कह रहे कि देखो, अगर जैसे मान लीजिए हमने बोला टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहला साल का रिटर्न निकालेंगे। तो पहला साल का रिटर्न निकालने के लिए मैं ये 1200 यूज करूं या 1000 यूज करूं, सोच के बताइए। आप बोलोगे कि सर हमारा 1000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो तो 1100 पे ही पहुंचा है ना, ये जो पैसे जो हमने किसी इन्वेस्टर से रिसीव किया वो हमारा इनकम थोड़ा ना है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, इसका मतलब हमारा पहला साल का रिटर्न कितना होगा बताइए, 10% का। तो ये देखो मैंने यही चीज बोला कि ये आपका 10% का रिटर्न बन जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, यहाँ पे लिखूं क्या, चलो मैं यहाँ पे लिखूं या उधर लिख दूं, कोई नहीं, मैंने निकाला होगा कहीं पे, ये रहा आपका 10% का रिटर्न, नहीं निकाला, अच्छा ये मनी वेटेड है ना इसीलिए, ठीक है कोई बात नहीं। मैं आइए टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने डबल, मेरे पास 2 कॉपी है। ये देखो यहाँ पे मैंने, ये रहा देखो, ये मैंने निकाल दिया, इसी टाइमलाइन पे मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाए। ये देखो कितना परसेंट रिटर्न हो गया, देखो ये सॉरी ये हमारा बढ़ के गया, यहीं तक तो बढ़ के गया है ना, क्योंकि ये तो पैसे हमने रिसीव किया इन्वेस्टर से, तो वो तो इनकम में नहीं काउंट होगा ना, कैपिटल का फंड कोई इनकम में थोड़ा ना काउंट होता है। यहां से बढ़ के गया यहां तक, मुझे बताइए कितना परसेंट का रिटर्न दिख रहा है, 10% का पहला साल का रिटर्न हो गया।
मैं टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालूं तो हर साल का तो अलग अलग रिटर्न निकालने पड़ेंगे ना हमें। तो आप मुझे बताइए सेकंड ईयर बात करो। अब सेकंड ईयर जो 1200 जो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट पहुंचा था, वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कौन सी वाले इन्वेस्टमेंट था, 1100 या 1200? क्योंकि जब इसने पैसे दिया था तो ये भी तो हमने लगा दिया था। तो 1200 हमारा 1200 पे पहुंचा है, मतलब 0% का रिटर्न। ध्यान से रखना, ये देखो ये जो हमारा रिटर्न है, हम सिंपली कह सकते हैं ये 1200 हमारा कितने पे गया बताइए, 1200 पे हम कह सकते हैं 0% रिटर्न। अब फिर से क्या हुआ, इस इन्वेस्टर ने फिर से हमें सेकेंड ईयर के एंड में 150 का अमाउंट फिर से हमें दे दिए। ठीक है, तो 150 का अमाउंट अगर हमारे पास आ गए तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने पे पहुंचा है हमारा बताइए, इन्वेस्टमेंट का तो मार्केट वैल्यू 1300 ये थर्ड ईयर के एंड में। तो थर्ड ईयर के एंड में जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो यही है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहां तक पहुंचा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो रिटर्न है ना, यहाँ पे निगेटिव आ गए। कितना निगेटिव आ गए, 50 रुपीज का 50 डिवाइड बाई 1350 मल्टीप्लाई बाई 100, हम कह सकते हैं -3.7% का हमारा यहाँ पे निगेटिव रिटर्न आ जाता है। और सेम सिलसिला फिर दोबारा अगले बार ये 1380 जो है ना 1500 पे पहुंचा, क्योंकि फिर से हमारे पास पैसे आए 80 रुपीज का और 1300 का मार्केट वैल्यू था, ये और इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 1380 हो जाएगा हमारा। ये पैसे हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रिटर्न कितना हुआ, 1500 माइनस 1380 डिवाइडेड बाई 1380 मल्टीप्लाई बाई 100, ये बन जाएगा हमारा 8.7% का रिटर्न। तो अगर टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न किसी को निकालना हो तो कैसे निकालते, भाई हर साल का रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 है ये। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, अब ये माइनस है ना, -0.0375 मल्टीप्लाई बाय 1.087। ठीक है, ये इज इक्वल टू 1 प्लस आई। कायदे से करेक्ट आंसर होना चाहिए था पावर 4, लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं यूज करता है तो हम भी इसको हटा दें। अब आप मुझे बताइए, ये जो है ये आप डायरेक्टली भी तो कर सकते थे, कैसे बताइए, 1100 डिवाइडेड बाय 1000 कर सकते थे ना। हाँ, ये जो आपने वैल्यू निकाला इसको कर सकते थे 1100 डिवाइडेड बाय 1000, इसको कह सकते थे 1200 डिवाइडेड बाय 1200, ये देखो 0 आ जाएगा। ये 1300 डिवाइडेड बाय 1350, ये आ जाएगा वैल्यू आपका। 1500 डिवाइडेड बाय 1380, ये वैल्यू आ जाएगा। तो यही चीज जो है ना हमने यहाँ पे आपको टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न के अंदर निकाल के दे रखा है। ठीक है, सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस आई ले रखा है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा 1 प्लस आई ही यूज करो। तो ये 15.14 यहाँ पे इंस्टीट्यूट की आंसर हमारे साथ मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है, ये वाले आंसर जो है हमारा इलस्ट्रेशन 1 का, ये वाले हमारा आंसर मैच हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए वापस हम लोग चलते किस पे, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कंपाउंडेड रिटर्न पे। अब मुझे बताइए कंपाउंडेड रिटर्न हम लोग कैसे निकालें, तो सोचो ये जो क्वेश्चन था, अब इसमें सोचते हम लोगों को कंपाउंडेड रिटर्न निकालने के लिए तो कैश फ्लो चाहिए होता है। आप बोलोगे हाँ कैश फ्लो चाहिए, तो मुझे बताइए एक तरीके से आप जब कंपाउंडेड रिटर्न निकालने जाओगे तो हम ये देखते हैं कि क्या लगाया और क्या लाया, पूरे के पूरे कैश फ्लो यूज होते हैं, बाकी उसमें और कुछ यूज नहीं होगा। क्या मैं यहाँ पे दोबारा लिख सकता हूँ या यहीं पे इसी चीजों को मैं फिर से लिखना चाहूँ अगर, ठीक है मैं इसको थोड़ा सा ये इरेज करके मैं फिर से इसको फ्रेश बना देता हूँ और फिर सोचते हैं कि कंपाउंडेड रिटर्न निकालने के लिए आपको कैश फ्लो को कैसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, उस चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो कंपाउंडेड रिटर्न निकाल के देखते। आप मुझे बताइए कंपाउंडेड रिटर्न में हम ये कहते हैं कि हमने क्या लगाया क्या लाया। सोचो आपने ये लगाया, ये लगाया क्या, नो भाई वो तो बढ़ के गया, वो क्या लगाया ना, वो इनफ्लो है ना या आउटफ्लो है हमारे लिए, ये तो एक अनरियलाइज मार्केट वैल्यू है जिससे हमने 20 साल का रिटर्न निकाल सकते। लेकिन कंपाउंडर रिटर्न तो कभी बीच के इंक्रीमेंट को कभी कुछ देखता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ये आप याद करो। तो हमने ये लगाया, ओके ये भी लगाया, म्यूचुअल फंड ने ये भी लगाया। बोलोगे कैसे, इन्वेस्ट ही तो किया था उसने, तभी तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1200 हुई थी। म्यूचुअल फंड ने ये भी लगाया, म्यूचुअल फंड ने ये भी लगाया, ध्यान से रखना। ठीक है, म्यूचुअल फंड का इनफ्लो था लेकिन वो इन्वेस्टर से था, उसने मार्केट में तो लगाया है ना। और ये सारे जो लगाए हुए पैसे, इसकी मार्केट वैल्यू यहां पहुंचा है। क्या एक तरीके से हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है क्या, कैश फ्लो को अगर हम चेक करें तो
कि हमने यहाँ पे 100 लगाया, हमने यहाँ पे 100 लगाया, हमने यहाँ पे 150 लगाया, हमने 80 लगाया, हमारा 1500 पहुंचा, हम कितना परसेंट का रिटर्न कमा रहे, दैट इज द कंपाउंडेड रिटर्न। खत्म। अब कैसे निकालेंगे ये आप लोगों को पता है, कैसे निकालोगे बताइए। हम कहते ये 100, अब आपके पास दो चॉइस है, या तो सबको प्रेजेंट में लाके 100 के इक्वल करो, अब ये आउटफ्लो आउटफ्लो तो एक साथ रख लेना, इसको इनफ्लो को एक साथ रख के आप इनफ्लो आउटफ्लो इक्वल करोगे तो रिटर्न आ जाता है। ठीक है, अब या तो एक काम ये कर सकते हैं, सारे आउटफ्लो को आगे ले जाके 1500 के इक्वल कर दो। तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, ये जो 100 रुपीज है ना ये वाले, इसको हम कितने साल तक के लिए अमाउंट को यहाँ लेके गए, क्योंकि यही अमाउंट तो आपका पहुंचा है। ये जो लगाए हुए पैसे था, सॉरी ये 1000 था हमारा, तो ये लगाए हुए पैसे हमारा जो है ये 1500 पे पहुंचा है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये जो 1000 है, ठीक है, इस 1000 पे हम कितने साल कमाएंगे। मान लीजिए हम कंपाउंडेड रिटर्न को आई अज्यूम कर ले, तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 ईयर हो गए ना, पावर 4। ऐसे आपने टाइम वैल्यू में कई सारे क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। मैं प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये भी आउटफ्लो है, ये भी आउटफ्लो है, तो सारे आउटफ्लो को इसकी इनफ्लो के इक्वल करेंगे, तो हम इसीलिए प्लस करें। तो क्योंकि कैश फ्लो सिमिलर है, 1 प्लस आई का पावर क्या बनेगा बताइए, 1 2 3, ये जाएगा हमारा 3 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर 1 इज इक्वल टू 1500। ठीक है, अब हमें आई अज्यूम करना है। आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हो कि देखो हमने टोटल कितने पैसे लगा रखा है, 1100 प्लस 150 प्लस 80, ये हमारा 1330 हो जाता है। ठीक है जी, 1330 का इन्वेस्टमेंट हो गया, 1500 हमारा रिसीव हुई है। ठीक है, तो 1500 माइनस 1330 डिवाइडेड बाय 1330 मल्टीप्लाई बाय 100, एक तरीके से देखा जाए तो 12.78% हमें दिख रहा है 4 ईयर का रिटर्न। मैं बोलोगे ये क्यों निकाल रहे हो, अब क्या तुक्का लगाऊं बताओ, कहाँ से तुक्काबाजी शुरू करो, कुछ तो पता चले ना। थोड़ा सा अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है थोड़ा सा तो कुछ आइडिया ले ले हम लोग। इसको कर दिया डिवाइडेड बाय 4, सिंपल रिटर्न आ रहा है 3.192, यानी कि 2% का, 3.2% का। तो उसी के आसपास कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे बोला है कि देखिए रफ वर्क करके दिखाया, नॉट फॉर एग्जाम, कि टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, हमने बोला कि 12.78 आ रहा है, 3.2% आ रहे हैं, मैंने अज्यूम कर लिया। अब देखो यही वाले जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर आई अज्यूम करना शुरू करो। अब 3 आया है, 3 4 के आसपास कुछ भी अजम्पशन ले लो, मैंने पहला अजम्पशन 4% लिया है। फिर ये वैल्यू आपका ज़्यादा आ गया, हमें लाना था 1500, लेकिन यानी कि लाना था 1500, आ गए 1500 से ज़्यादा, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा कम अज्यूम किया। अब देखो ये कंपाउंडेड रिटर्न निकालना है और आंसर जा रहा है 3 4 के आसपास। अगर 15% से शुरू करते जैसे मैंने बता रखा था, तो थोड़ा थोड़ा जहां कहीं भी आइडिया है वहां तो आप यहां से शुरू कर लो, आइडिया नहीं लग रहा है तो आप 15% से शुरू कर लो। एक बार बहुत बेकार सा अजम्पशन नजर आएगा, अगर मान लीजिए 15% रखते तो बहुत बेकार अजम्पशन नजर आता, कोई बात नहीं, बड़ा सा चेंज लेके आ जाते, सीधा 5 पे पहुंच जाते, 10 पे पहुंच जाते। तो देखो ट्रायल एंड एरर आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस आपके पास नहीं है। जब आंसर आपको बहुत ही बेकार जाता है तो 5 6 बार भी अजम्पशन लेने पड़ सकते हैं, दूसरा कोई चॉइस आपके पास नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने 3% अज्यूम किया तो वैल्यू नीचे आ गया। अब मजा आ गया कैसे, एक बड़ा वैल्यू एक छोटा वैल्यू, हमारा वैल्यू कहाँ लाना था, मिड में हम इंटरपोलेशन करेंगे, डिफरेंस को मैच कराएंगे। होप आपको याद आ रहा होगा, मैं अभी यहाँ पे इंटरपोलेशन तो उम्मीद मत करो आप, ठीक है, टाइम वैल्यू में बता रखा है, जिसको दिक्कत है टाइम वैल्यू का सीए इंटर वाले का भी क्वेश्चन सारी वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो वहाँ पे इंटरपोलेशन बता रखा होगा इंटर वालों का, आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने निकाला 3.6, यानी कि हमारा मनी वेटेड रिटर्न कितना आ जाएगा, 3.46%। देखो यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट पे जाता हूँ, यही क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का, इसने ये सही लिखा है, याद रखना, ये जो लिखा है उसने इक्वेशन तो सही से बनाया, ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है कि देखो 18.8%, आप एक काम करो, इसमें 18.8% का वैल्यू पुट करके देखना क्या 1500 के साथ मैच होता है, दूर दूर तक मैच नहीं होगा। इसका मतलब ये कहाँ से लाया है, सपने आए होंगे या चांद पे बैठ के कैलकुलेट किया होगा, तो हो सकता है चांद पे वैल्यू 18.6% आता हो, या हो सकता है, चलो ज़्यादा क्यों हम बहस करें। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू, ये इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है, आंसर है वो गलत है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये आपका 3.46% का आंसर इसका होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डिस्क्लेमर भी लिख के दे दिया होगा शायद, कि इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन नहीं है, ये दूर दूर तक इससे वैल्यू हमारा मैच नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो तो अब हम आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 17 के बी पे फटाफट इसको भी कंप्लीट करते हैं। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर इंस्टीट्यूट का मनी वेटेड, सॉरी दो चीज है ना, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल लेते हैं। तो जो टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है उसमें इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडर रिटर्न सही निकाला है। यानी कि जो 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसने कंपाउंडर रिटर्न सही निकाला है, यानी कि मनी वेटेड सही निकाला है, लेकिन टाइम वेटेड गलत निकाला है यहाँ पे। बाकी 3 क्वेश्चन में टाइम वेटेड सही निकाला है, मनी वेटेड तीनों में गलत है। इतना गलतियां तो आज तक मैंने एक अनपढ़ ने भी कोई बुक बनाया होता ना तो इतना मिस्टेक नहीं होता। सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम, मेरा कितना टाइम किल किया है इसने ये तो इमेजिन तक नहीं कर सकते। चलो वापस आइए, एक सिंपल टाइम वैल्यू ने शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन पूछने लायक है। ठीक है, इसमें एबीसी लिमिटेड पे अ डिविडेंड ऑफ 2 एट द एंड ऑफ, अच्छा इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है देखना, मार्च में पेमेंट मतलब, चलो ठीक है, आइए वापस, ये कह रहे कि मार्च के एंड में 2 रुपीज का डिविडेंड पे कर रहा है। एन इन्वेस्टर बाइज 2 शेयर ऑफ स्टॉक ऑन 1 जनवरी, sells 1 share of those shares of 20 for a 22 a year later on 1 जनवरी। ध्यान से देखिए, अब इसने क्या करा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाता हूँ। ठीक है जी, एक इन्वेस्टर है, ये कह रहा है कि 1 जनवरी को किसी साल उसने 1 जन को 2 शेयर इसने परचेज किया है। तो 2 शेयर 20 रुपीज ईच अगर परचेज करेगा तो क्या 40 रुपीज का शेयर परचेज करेगा? आप बोलोगे हाँ, तो 40 रुपीज इसने इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अब ये कह रहे सेल्स 1 शेयर ऑफ दो शेयर फॉर 22 अ ईयर लेटर ऑन 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को ही अगले साल वो बेच देता है। ये रहा आपका 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर का, जिसमें उसने एक शेयर बेचा, याद रखना एक शेयर बेचा है। ठीक है, कितने रुपए पे बताइएगा? 22 पे। अच्छा, एंड सेल्स द सेकेंड शेयर एट द एंड ऑफ 2 ईयर एट 19 पर शेयर। अब 1 जनवरी फिर अगले साल आया और फिर एक शेयर इसने बेच दिया। ठीक है, कितने पे बेचा? 19 पे बेचा। तो देखा जाए तो 20 रुपीज पे खरीदा था, 22 में बेचा। एक तरीके से देखा जाए 10% का रिटर्न है पहले साल का। मैं अगर टाइम वेटेड रेट रिटर्न की बात करूँ तो कंपाउंडेड निकालने के लिए तो ऐसे एक एक करके देखा ही नहीं जाता है, क्या लगाया क्या लाया उसको हम लोग लिंक कर देते हैं, हमारा कंपाउंड रिटर्न आया था। तो मैं पहले टाइम वेटेड रेट की बात कर रहा हूँ, जो सिंपली सारे साल ईयर के रिटर्न को मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो एक चीज बताइए, अब यहाँ सारे झमेला किसके? डिविडेंड की। आप मुझे बताइए, कह रही कि 2 रुपए का जो डिविडेंड मिल रहे ना एट द एंड ऑफ मार्च एवरी ईयर, ये खास करके होना चाहिए था, ये मार्च नहीं होना चाहिए। मार्च अगर करोगे ना तो क्वेश्चन किसी भी हाल में कंपाउंडेड रिटर्न नहीं निकल के आ सकता आपका। टाइम वेटेड तो चलो समझ में आता है, लेकिन कंपाउंडेड रिटर्न निकल के नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कंपाउंडेड रिटर्न में कभी भी एक डेट के कैश फ्लो को दूसरे डेट के कैश फ्लो के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता है। तो मुझे बताइए, मार्च में मिल रहा है, इसका मतलब तो मुझे 31 मार्च को मुझे डिविडेंड मिला होगा। कितने रुपए का? 2 शेयर है और 2 शेयर ईच पे है, मतलब 2 रुपीज, तो मुझे 4 रुपए का डिविडेंड मिला होगा। आप मुझे बताइए, अब आप अगर कंपाउंडेड रिटर्न निकालने जाओगे तो इसको डिस्काउंट करोगे 3 मंथ के लिए, और इधर की जो कैश फ्लो, ये कैश फ्लो तो नहीं है, जो भी कैश फ्लो आएगा अभी डिविडेंड लेके उसको डिस्काउंट करोगे आप 1 साल के लिए। और आप याद करिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर 2 डिफरेंट पीरियड की अमाउंट लेके कभी डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग बदल जाता है, यहाँ पे 3 ईयर की कंपाउंडिंग हो जाएंगे, यहाँ पे आपके एनुअल कंपाउंडिंग हो जाएगा, इसीलिए कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कायदे से इस क्वेश्चन के अंदर जो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दिया है उसमें मार्च को ट्रीटमेंट ही नहीं किया है। उसने जो ट्रीटमेंट आपको जो सॉल्यूशन दिया है वो ये अज्यूम करके चल रहा है कि हमें 4 रुपये यहाँ पे मिला हुआ है। इसका मतलब ये जो मार्च लिखा है ना, ये भी होना चाहिए इंस्टीट्यूट का, इट शुड बी जनवरी होना चाहिए। ये भी आपका जनवरी एवरी ईयर होना चाहिए। नहीं, जनवरी नहीं, जनवरी एंड में तो फिर बाद में बन जाएगा, दिसंबर एंड बोल सकते हैं इसको।
बी दिसंबर, क्योंकि अगर ये दिसंबर एंड होगा तो 1 जनवरी के साथ इसकी टाइम जो है मैच हो जाएगा। 1 दिसंबर और सॉरी 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों एक सेम डेट आएगा। तो ये आपका यहाँ पे बनेगा। ओके, और यहाँ पे अब मुझे बताइए डिविडेंड भी तो मिला होगा, तो कितना मिला होगा बताइए। एक शेयर तो बेच चुके थे तो 1 शेयर होल्ड करे तो 1 शेयर का डिविडेंड यहाँ भी मिलेगा, ये 2 रुपीज मिलेगा। तो ये आपका कैश फ्लो का कहानी है। अब आपको 2 रिटर्न निकालना है। एक आपको निकालना है रूपी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि वो कंपाउंडेड रिटर्न, और एक है आपका टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। तो टाइम में तो आपको सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिक्कत क्या आएगा, जैसे हमने बताया था प्रोपोर्शन ले लो, इधर का वैल्यू डिवाइड बाई इधर का वैल्यू तो रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना पूरे सारे के सारे वैल्यू नहीं ले सकते हो आप, दोनों शेयर का एक ही, सॉरी ये 40 नहीं ले सकते हो आप यहाँ पे। मान लीजिए ये तो ठीक है 22, ये भी 24 नहीं ले सकते हो क्योंकि इसमें 2 शेयर है, इसमें 1 शेयर है, यहाँ 2 शेयर है। तो आप जब रिटर्न निकालोगे तो रिटर्न एक शेयर बेचो तो एक ही शेयर का रिटर्न निकालोगे, तो आप ऐसे निकालो ना, बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। कैसे देखो आप एक चीज बताइए, आपने इस साल में एक शेयर पे कितना कमाए हो, तो एक शेयर पे तो 2 रुपए का डिविडेंड लिया, आपको याद है ना D1 प्लस P1, छोड़ो ना फार्मूला क्या पढ़ना है, 2 रुपीज का डिविडेंड रिसीव किया और बेचा 22 में। एक तरीके से देखा जाए तो जो हमने यहाँ पे एक शेयर में पैसे लगाए तो उससे हमारे को 24 मिला। अब माइनस कितना करेंगे बताइए, 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इतना रिटर्न हमारा पहला साल का आ गया। तो 4 रुपीज का रिटर्न है 20 पे, 4 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया बताइए हमारा, ये बन जाता है 20% का। ध्यान से सुनिए, ये आ गया हमारा 20% का रिटर्न। ओके जी, चलिए अब हम लोग आगे अगर बढ़े, अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये देखो सेकेंड ईयर का रिटर्न कैसे निकालोगे। अब एक शेयर बचा हुआ था, लेकिन याद रखना सेकेंड ईयर का रिटर्न निकालने के लिए यहाँ की जो मार्केट में जो शेयर की वैल्यू उसी पे रिटर्न निकलेगा, क्योंकि 19 पे जो गया है वो 22 की जो मार्केट में शेयर थी ना, 22 का शेयर 19 पे गया है, तो इस साल में तो आपको ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो हम बोलेंगे कैसे निकालेंगे यहाँ का रिटर्न, हम बोलते हैं कि देखो 2 रुपीज का हमने डिविडेंड रिसीव किया, 19 पे हमारा वैल्यू पहुंचा शेयर का 19, ठीक है। कितने वाले शेयर, क्योंकि जब हम इस शेयर की रिटर्न इस साल की रिटर्न निकाल रहे तो यहाँ का मार्केट वैल्यू देखा जाता है। पोर्टफोलियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखा था, याद करो जाके आप वहां पे। तो -22 की शेयर हमने अगर यहाँ पे बेचा है तो डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये देखो आपका ये बन जाता है 21 - 22 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका रिटर्न बनेगा -4.5%, -4.5%। तो मुझे बताइए टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न जो निकालना है, तो यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा भाई, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, 0.20 मल्टीप्लाई बाई 1.0 -0.045 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आ रहा है इससे आई निकाल के दे दो। अब यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट ने क्या करता है मनी के, इन दोनों को सीधा सिंपल एवरेज कर देते हैं भाई, अर्थमेटिक एवरेज होता है, सॉरी अर्थमेटिक एवरेज नहीं, ये अर्थमेटिक एवरेज हो गया, ज्योमेट्रिक एवरेज किया जाता है। क्या करें अब इसको, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको इस चीजों को एक्सप्लेन करके दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो ये आपका कैश फ्लो ये रहा, आपको मैं बता दूं, 2 रिटर्न निकाला मैंने, कहाँ कहाँ निकाला, कहाँ कहाँ निकाला, ये रहा देखो। ये तो रूपी वेटेड रिटर्न है, ये रहा देखो। ये तो सेकंड अल्टरनेटिव था, पहला अल्टरनेटिव ये देखो 20% 4.55%, मैंने इसको प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, और ये 1 प्लस है, इतना आना चाहिए। मैंने डिस्क्लेमर लिख दिया कि ICI कैलकुलेटेड टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग सिंपल एवरेज, दोनों को सिंपल एवरेज कर दिया, ठीक है, ये प्लस ये करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। नो, आप मत किया करो ऐसे, क्योंकि भाई एक कुछ सिमिलरिटी तो मेंटेन करो, बाकी 3 क्वेश्चन में जैसे निकालो उसी तरीके से इसमें भी निकाल देते। तो हमने बोला कि विच इज लेस अप्रोप्रिएट एज टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न शुड आइडियली यूज ज्योमेट्रिक लिंकिंग, ज्योमेट्रिकल ये जो होता है ना इसको ज्योमेट्रिक लिंकिंग बोलते हैं। ज्योमेट्रिक एवरेज भी, ज्योमेट्रिक एवरेज वर्ड में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एवरेज करते हैं ना तो फिर यहाँ पे एन होता, एवरेज वर्ड इसीलिए मैंने यूज कर रहा हूँ, मैं ज्योमेट्रिक लिंकिंग बोल दिया रहा हूँ। इन ऑल अदर क्वेश्चंस ICMA आई यूज ज्योमेट्रिक लिंकिंग ऑफ रिटर्न नॉट सिंपल एवरेज। ICMA सॉल्यूशन कहता है ये, बस एक बार देख लो, क्योंकि हो सकता है अगर MCQ में ये क्वेश्चन डाल दे और चॉइस में अगर ऑप्शन में ये डालेगा तो ये तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो उस टाइम ये भी ध्यान रख के चलो। क्या बोलूं, सही तो पढ़ो ही पढ़ो, गलतियों को भी एक बार देख के जाओ। इसमें खैर वैसे इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज है नहीं, बस ऐसे समझ जाओ कि भाई ये होना चाहिए था, लेकिन कभी सिंपल एवरेज भी कर दोगे तो ये हमारा टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न बन सकता है। अब रहा कंपाउंडेड की कहानी, कंपाउंडेड कैसे निकल के आएगा।
कंपाउंडेड में तो इनफ्लो आउटफ्लो सारे चाहिए आपको, तो इसके लिए तो बहुत आसान बन जाएगा, सीधा कंबाइंड में। अब यहाँ पे एक एक करके सोचना ही नहीं होता, यहाँ तो कंबाइंड सोचते हैं। ठीक है, कैसे, देखो हमने क्या लगाया क्या पाया, ये होता है उस केस में, है ना। तो चलो मैं आपको बताऊं क्या लाया क्या पाया। देखो आपने 40 लगाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना लाए, 22 आपने बेचा और 4 रुपये पूरा लाए, यानी कि ये आपका 26 आ गया। ठीक है, और ये कितना आया बताइए, 21। बस एक सिंपल सी क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन गया कि देखो हमने लगाया कितना बताइए, हमने लगाया कितना बताओ, हमने लगाया 40 और लाया 26 और 21। तो ये आपका इनफ्लो है, ये आपका इनफ्लो है क्योंकि बेच चुके हो ना शेयर, और ये आपका आउटफ्लो है। इसको ऐसे कौन सी रेट से मैं डिस्काउंट करूं ताकि ये जो पीवी है ये हमारा 40 की इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारे लिए कंपाउंड रिटर्न बन गया। आई हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये रहा। अब यहाँ पे भी अब अजम्पशन लेने पड़ेंगे। अब आई, क्योंकि अब ये देखो ना, ये इक्वेशन बनेगा कैसे, 26 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर 2, सॉरी 1 बनेगा क्योंकि एक साल बाद का, 21 डिवाइडेड 1 प्लस आई की पावर 2 42। अब आई हमें अजम्पशन लेनी है। अब जब कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो आप सिंपली कर सकते हो, क्योंकि देखो जब बीच में बहुत ज्यादा अमाउंट निकल के आ जाता है तो वैसे यहाँ पे भी सिंपल निकाल सकते हो, लेकिन जब बहुत बड़ा अमाउंट बीच में निकल के आते हैं तो रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर भी आप तुक्केबाजी कर लो, कोई बात नहीं। ये रहा देखो 26 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, और सॉरी 26 प्लस 21 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका रहा है 17.5%, लेकिन ये आ रहा है आपका 2 ईयर का। जब रेट निकालते हैं हम लोग तो एनुअल होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, 8.75 यानी कि 9% के आसपास आ रहा है। लेकिन ये रेट बीच में आता है तो री इन्वेस्टमेंट की वजह से रेट बहुत ज़्यादा जाता है परसेंटेज वाले। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आप कर लो, कोई बात नहीं, 9% से अजम्पशन शुरू कर लो, मैंने तो 15 से शुरू करा हुआ है। और ऐसा है नहीं कि मेरे को आंसर पता था, समझ में आ गई बात। 15% और 13%, पहले 15% लिया 38 आया, हमें लाना था 40, हमें लग रहा है कि ये वैल्यू कम हो गया, हमें वैल्यू बढ़ाना है, तो ज़्यादा कैसे बढ़ेगा, ये अजम्पशन वाले रेट है, इसको अगर मैं कम करूँ तो रेट रिजल्ट बढ़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर है, तो हमने इसको कम कर दिया 2%, 39.45 पे आ गए। कितना गिरा, बस 39.45। जैसे मान लीजिए वहां से 9 से भी शुरू करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी 1-2 बढ़ाना पड़ता है, हमने भी 15 से शुरू किया है, ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत कम से किया है, हमारा भी तो बहुत नीचे जा रहा है ना रेट। तो ये देखो ना, हमने 15 से शुरू किया है, 13 लेना पड़ा, हमें भी तो 12 तक आना पड़ा। आप 9 से शुरू करते तो 10, 11, 12 तक आपको भी जाना पड़ता, सिंपल, तब भी आप भी यहाँ तक पहुंच ही जाते। जब मैंने 12% रेट लिया तो मेरे को आ गया 39.96, यानी कि 40। ये आपका 12% हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट है, 4 पैसे की तो गैप है ना, 4 पैसे इग्नोर कर सकते हैं। हमने लिखा है इफ यू डू नॉट वांट टू डू राउंडिंग ऑफ 4 पैसे देन अज्यूम वन मोर रेट बिलो 12% के नीचे जाइए और इंटरपोलेशन करिए। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सही निकाला है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सही है। ये देखो इंस्टीट्यूट का जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो इंस्टीट्यूट की कंपाउंडेड रिटर्न आई है वो आया है 11.9%। ये जो कि हमने 12% निकाला है, 11.9 भी नहीं आता है, शायद थोड़ा सा ऊपर ही जाता है। आपके पास चॉइस है, आप देख लीजिए जो करना है, इंटरपोलेशन करना चाहो तो कर लेना, बट मुझे नहीं लगता है 4 पैसे के लिए इंटरपोलेशन करना कुछ समझदारी है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है 17 का भी। अब 17.1 और 17.2 वैसे तो चर्चा किया ही ना जाए तो भी ज़्यादा बेटर है। मैं तो सीधा कहता हूँ एग्जाम दे रहे हो, कट कट कट, अगर ये अभी जून एग्जाम दे रहे हो कट कट और जाओ आप एग्जाम में बैठ जाओ। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न आपको हो सकता है एमसीक्यू में डाल दे, तो आराम से आप कर लेना। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं पूछेगा जो मुझे लगता है, और पूछ दिया तो क्या है, कंपाउंड रिटर्न निकालना है, निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। अब बोलोगे इसमें क्या है ऐसा, अरे 1-2 मिस्टेक हो तब तो, मिस्टेक का भंडार है भाई, भंडार, समझते हो ना, क्या कर सकते हैं। आइए वापस। अ म्यूचुअल फंड स्टार्ट द ईयर विथ 50 मिलियन, क्योंकि अब हमने इतना टाइम अपना खराब कर ही लिया है, तो कम से कम जो मेरे हिसाब से जो एक्यूरेट बनता है वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को कभी मूड बने तो इंस्टीट्यूट को मेल कर देना कि भाई साहब ये तू क्या कचरा लेके चल रहा है, बताए, थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले, बैठे हुए बंदे हो वहां पे सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए बैठे हो क्या। अ म्यूचुअल फंड स्टार्ट द ईयर विथ 50 मिलियन, 50 मिलियन से उन्होंने अपना एक साल स्टार्ट किया है। बाय मिड ईयर इट हैज अप्रिसिएटेड टू 60 मिलियन, यानी कि एक साल स्टार्ट किया है किसी म्यूचुअल फंड ने अपने 50 मिलियन से। ठीक है, 50 मिलियन का उसने इन्वेस्टमेंट करा होगा म्यूचुअल फंड ने। मिड ईयर इट हैज अप्रिसिएटेड टू 60 मिलियन, इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 60 मिलियन तक अप्रिसिएट हो गया, दिस इज द मार्केट वैल्यू मिड में। एट विच पॉइंट इट पेज आउट कैश अमाउंटिंग टू ₹20,
क्वेश्चन के मुताबिक कि म्यूचुअल फंड ने 20 का कैश पे कर दिया इन्वेस्टर को, क्योंकि आपको बता रखा था जो भी कैश फ्लो बात करेगा म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर के बीच का कैश फ्लो होगा। क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है कि पेज आउट कैश अमाउंटिंग टू ₹20। अगर ये 20 का कैश पे कर देता है तो इसके इन्वेस्टमेंट जो बचेगा 20 का। बोलोगे कैसे? क्योंकि जब हमारा 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट 60 पे गया है और मैं कैश पे करता हूं तो इन्वेस्टमेंट बेच के ही तो पे करूंगा। कहां से पे कर दूंगा बताइए मुझे आप? आसमान से टपक के आया क्या आपके पास पे करने के लिए? उसी को बेच के ही तो पे करेंगे। तो इसका मतलब मेरा तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 40 मिलियन का बच जाएगा। अब कहते हैं इन द सेकेंड हाफ, ये 6 महीने था हाफ, और फिर कहते हैं अब सेकेंड हाफ यानी कि मान लीजिए 1 ईयर है, या अगर ये 1 ईयर है तो ये 2 ईयर बन जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं कि द इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, अच्छा ऑफ द ईयर है 1 ईयर ही बनेगा, द फंड अप्रिसिएटेड बाय अनदर 50%। तो फंड तो अब हमारे पास 40 बचा हुआ है, 50% अगर अप्रिसिएट करेगा तो ये तो हमारा 60 पे ही जाना चाहिए ना आपका, क्योंकि हमने तो इसमें से 20 बेच के तो पे कर दिया था कैश, तो ये तो 60 मिलियन पे ही जाना चाहिए। लेकिन जब इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन देखने जाओगे तो इंस्टीट्यूट कहता है कि नहीं 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 नहीं, मार्केट वैल्यू हमारा 120 पे पहुंच गया। आप मुझे बताइए मार्केट वैल्यू 120 पे कैसे पहुंच सकता है? 50% बढ़ा के 120 पे तो भाई अर्थ पे तो नहीं हो सकता है, चांद पे हो जाए, मंगल पे हो जाए, पता नहीं। ठीक है, अब वहां गए नहीं कभी, हो सकता है वहां पे कैलकुलेशन कुछ और चलता हो, मुझे नहीं मालूम। धरती पे तो नहीं होता और ना मैं कर सकता हूं भाई। मुझे क्या लगता है इसकी जो इंटरप्रेट, वही चीज कह रहा हूं ना, गलतियों का इंटरप्रेट मुझे लगता है क्या सोचा होगा, वाह, पेज आउट कैश अमाउंटिंग टू नहीं, ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए रिसीव्स। ठीक है, रिसीव्स कैश अमाउंटिंग टू ₹20। इसका मतलब इन्वेस्टर से हमने लिया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो जैसे ये रिसीव करेंगे तो ये सीधा बन जाएगा, और ये और अभी इन्वेस्टमेंट होगी, है अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगी, तो इस केस में ये अमाउंट मुझे लगता है बन जाएगा 80 मिलियन। अगेन याद रखना, ये मुझे लगता है, अब मेरे को लगता है, वो क्या सोचा है मुझे कैसे पता भाई? भाई मुझे कैसे पता कि तुम्हारा, अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं सॉल्यूशन को बदलूं या क्वेश्चन को बदलूं। मैंने सोचा कि चलो सॉल्यूशन बदलने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगते, क्वेश्चन को ही बदल लो। लेकिन यहाँ पे भी कुछ भी दूर दूर तक कहीं से सॉल्यूशन भी मैच नहीं होगा, बस ये 120 मैच होगा और कुछ भी मैच नहीं होगा, और कुछ नहीं मैच होगा, ये सब कुछ भी नहीं। यहाँ तो माइनस लेके ले रखा है इंस्टीट्यूट ने। जो सॉल्यूशन जो बनाया है, जो मुझे लगता है अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन बनाया है वो ये बनाया है, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे ना। मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट ने इसको लिया है माइनस, ठीक है, और फिर इसको 40 लिया है, ठीक है, और ये सोच लिया है 60 और 20 120, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो मुझे लगता है अप्रोप्रिएट, अगर इस लैंग्वेज को बदल के अगर मैं जो सॉल्यूशन दे पाऊं, ठीक है, तो अब यहाँ पे 120 ले सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मैं लैंग्वेज तो यही रखूंगा, तो फिर इस 120 को छोड़ दो, फिर आंसर पूरे के पूरे बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको जो मर्जी लेना है ले लो, अगर ये माइनस करोगे तो 40 जाएगा, फिर उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर ये 120 नहीं हो सकता आपका। ओके, तो मैंने तो अभी फिलहाल जो आपको सॉल्यूशन जो दिया है मैंने प्लस करके दिया है। ठीक है, तो प्लस वाले सॉल्यूशन आप अपना देख लीजिएगा, कहाँ गए प्लस वाले सॉल्यूशन भाई? ये तो मैंने डिस्क्लेमर वगैरह हर क्वेश्चन के अंदर डाल दिया है कि कहाँ पे क्या, ताकि आप पढ़ते टाइम आपको पता चले, टाइम खराब ना हो मेरा जितना खराब हुआ है आपके। ये भी मैंने कर दिया, यहाँ पे भी मैंने डिस्क्लेमर लिख ही दिया था। अब हमारा आता है ये क्वेश्चन, मैंने इसमें क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन पे आउट की जगह रिसीव कर दिया है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैंने सॉल्यूशन आपको दे रहा है, तो 80 को मैंने बढ़ा के 120 कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ये तो बहुत आसान है। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए तो क्या करोगे बताइए? वो तो बहुत सिंपल है, आपका जो 50 है वो 60 पे ही पहुंचा है, 80 और 80 आपका 120 पे पहुंचा है, सिंपल। तो कैसे निकालेंगे बताइए? 60 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, ये आपका पहला टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। अब आपका मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, तो मनी में हम लोग अब क्या करेंगे बताइए? ये तो फिर आपका आउटफ्लो ही बन जाएगा ना, फिर ये तो 20 जो है आपका ये तो फिर आउटफ्लो भी बनेगा, ये भी आउटफ्लो है, तो फिर जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना पड़ेगा ना। कैसे? ये देखो, अगर मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो 20 जो हमने इनफ्लो रिसीव किया था अगर इन्वेस्टर से, तो फिर ये भी लगाएंगे। तो फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर 1 इज इक्वल टू 120।
ठीक है। बट इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है वो यहाँ पे आउटफ्लो अज्यूम करके क्वेश्चन किया है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि किसी एक चीज़ों को सही मान सकते हो, दोनों सही हो नहीं सकता आपका। ठीक है, तो ये हमने करके आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो अपना ओपिनियन करना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि गलतियों के अंदर ऐसे ही कुछ सिचुएशन हमारा बनता है। तो मैंने इस तरीके से मैंने फिर रफ कैलकुलेशन करके एक मोटा मोटा रेट निकाला, उसके बेसिस पे 35 अज्यूम किया, 37 अज्यूम किया, इंटरपोलेशन किया। मेरे हिसाब से इसके आंसर जो बनते 36.2%। मैंने यहाँ पे बोला है कि देखो आईसीआई का सॉल्यूशन मिस्टेक है, मिस्टेक्स का भंडार, एक छोटा मोटा मिस्टेक्स नहीं है भाई। क्या कर रहा है तू? एक तो देखो इसको माइनस करके सॉल्व किया है, इट शुड बी पॉजिटिव अदरवाइज मार्केट वैल्यू 1 ईयर एंड कांट बी 20। देखो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने ये करके अगर सॉल्व भी करता, ठीक है, तो देखो इसमें जो सॉल्व करा है ना, इसको बोलता है, ये आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। तो मैं अगर इसको इवन कैलकुलेशन रॉन्ग होने के बावजूद भी मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि अच्छा क्या करा है, कैसे कैसे गधे लोग वहां बैठे हुए हैं, गधा वर्ड उसके लिए इज्जतदार वर्ड हो जाएगा, इससे भी बुरा कुछ वर्ड है तो वो यूज होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिसने क्वेश्चन स्टडी मैट बनाया उसने, मतलब ये जो बनाए उस पर्सन को होना चाहिए, इंस्टीट्यूट को नहीं। क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी इस चीजों के लिए थोड़ा ना करता है, वहां तो बैठे हुए जो गधे लोग हैं वो कर रहा है ना, उनकी दिक्कत है, उनको देखना चाहिए था ना स्टडी मैट बनाते टाइम। आप मुझे बताएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लो, ये आर डिवाइडेड बाई 0.5 बनेगा। मैंने क्या किया, ए प्लस बी का स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में मैंने तोड़ा। इसको अगर स्क्वायर करोगे तो 0.5 आर स्क्वायर बनता है। तो देखो 50 बन जाएगा ये। बोलोगे गलतियों, अरे गलतियों में कितने सारे गलतियों उसको मैं दिखा रहा हूं ना आपको, गलतियों के अंदर भी कितने गलती, ये देखो ना, गलत तो है ही। ये देखो ये बनता है 12.5 आर स्क्वायर बनना चाहिए था, इंस्टीट्यूट कहते हैं आर बाई 4 बनेगा। आर बाई 4 कैसे बन गया भाई, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट होना भी 1 प्लस आई के साथ ब्रैकेट होता है, ये कैसे बन गया? क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, वापस छोड़ो, मजे दिमाग मत लगा। हाँ जी, अब आगे क्वेश्चन में फिर से वो कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि सपोज कीजिए दैट द फंड है इन द मिड ईयर कैश इनफ्लो 20 मिलियन के। मुझे लगता है ये इनफ्लो उसने यहां लिखना चाहा होगा और ये आउटफ्लो यहां लिखना चाहा होगा शायद, और गड़बड़ हो गई। अब यहां पे एक और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कैश इनफ्लो नहीं, यहां पे आउटफ्लो करोगे, नहीं तो फिर तो दोनों सेम ही हो गया ना। फिर ये कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा। अगर ये आउटफ्लो अज्यूम कर लेते, ठीक है, इनफ्लो फॉर 20 मिलियन रादर देन आउटफ्लो, वुड दिस इंक्रीज और रिड्यूस द टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न? तो अब आप क्या करो, अगर ये आउटफ्लो हो जाता है तो फिर अब आप क्या करना बताइए, यहाँ माइनस कर देना। कहाँ गई, ये रहा, आउटफ्लो करोगे तो आउटफ्लो करोगे, अच्छा सी का सॉल्यूशन नहीं बदला क्या मैंने, ठीक है बदल दे रहा हूँ। ये आप आउटफ्लो करोगे, क्योंकि मैंने पहले इनफ्लो करके किया फिर कुछ और हो गया माइनस, तो ये आपका जाना चाहिए आपका 40, ठीक है, और ये 120, तो ये आपका बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाय हमारा कितना बनेगा बताइए 40। तो कितना बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 3.6 बनेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 3.6 जो बनता है ये 3.6, तो कितना आंसर बनेगा ये देख लीजिए, ये बन जाएगा 3.60 माइनस 1, ये बनता है 2.60। तो 2.60 होता है 260% की। तो ये आपका आंसर ये वाले बनना चाहिए जो मेरे हिसाब से है। चलो एक और बता के खत्म ही कर ले, एक और गलतियों की भंडार दिखा दूं। अब इसमें इंस्टीट्यूट ने जो है ना, एक चीज सबसे पहली बात याद रखना, ये जो हमने पावर 2 लिया है, मतलब हमने आई का मतलब 6 मंथ का रेट लिया है, क्योंकि ये 6 मंथ है ये 1 ईयर है। तो आई अगर आप पीरियोडिक रेट वैसे भी होता है हमारे लिए, तो पीरियोडिक रेट होगा तो ये 6 मंथ का रेट होगा। और अगर ये 6 मंथ का रेट है तो 6 मंथ यानी कि सेमी एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न आएगा। इस केस में जो हमने रिटर्न निकाला था वो आपका सेमी एनुअल रिटर्न था ये पर है ना, कंपाउंडेड जो था सेमी एनुअली। अब एक चीज ध्यान से रखना, फ्रैक्शन ऑफ द पीरियड का कभी भी हम लोग कैलकुलेशन करते नहीं, इवन इंस्टीट्यूट ने भी नहीं किया। यहाँ पे ये देखो 0.5 ईयर है 1 ईयर है, तो क्या हम लोग एनुअल कंपाउंडेड ले ना, क्यों करेंगे ऐसे, सेमी एनुअल कर लेते हैं। देखो इवन इंस्टीट्यूट की चलो कुछ हद तक गलतियों के अंदर भी थोड़ा सा अगर देखे तो भाई 6 महीने का रेट लेके पावर में तो 2 ही किया, पावर में तो 0.5 नहीं किया, 1 साल का रेट लेके, क्योंकि आपको पता था एनुअल कंपाउंडेड लेते
तो पूरे के पूरे 1 ईयर का रेट लेके पावर में 0.5 भी कर सकते थे, बात एक ही होता, लेकिन कंपाउंडिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो मुझे बताइए, लेकिन उस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने जो सॉल्यूशन करा है ना भाई इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा नहीं दिया इसका स्क्रीनशॉट, क्या नहीं दिया, अरे छोड़ो हटाओ, क्या देना। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ द पीरियड का कैलकुलेशन करता है, लेते हैं 1 साल का रेट, पावर में ये डालता है, पावर में ये डालता है, पावर में ये डालता है, अरे बेकार, कुछ नहीं करना है। आप सिंपल 3-3 महीने की पीरियड बनता है ना, क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्वेश्चन अज्यूम करोगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में और बाकी कुछ नहीं है, इसमें कैश फ्लो उसने इस तरीके से दे रखा है, यहाँ प्लस है तो प्लस वही है, इन्वेस्टर से आया हुआ है तो हम तो इन्वेस्ट ही करेंगे ना, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 93 + 5, एग्जैक्टली सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें जो दिक्कत है ये, और जो इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो मैं इस पर डिस्कशन ही नहीं करा, कितना डिस्कशन करते रहे। मैंने आपको सिंपल से एक जो सॉल्यूशन है, मुझे लगा कि आई कितना अज्यूम करे, मैंने आपको कंपाउंड रिटर्न भी दे दिया और अजम्पशन लेके, और यहाँ पे टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न भी, यहाँ पे टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न जो इंस्टीट्यूट का हमारे साथ मैच होता है। थर्ड नंबर में इंस्टीट्यूट ने बोला था कि ये जो 2 मेथड है ना, इसमें से कौन सी मेथड यूज करेगा परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो मैनेजर। मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया है, तो देखिए वैसे तो कंपाउंडेड ही बढ़िया होना चाहिए, ये तो वैसे भी बेकार है, लेकिन बेकार तो इसलिए है ना क्योंकि 1+i निकालते हो ना आप, पूरे 4 साल का रिटर्न एक साथ निकालते हो, इसलिए बेकार लग रहा होगा ना, अदरवाइज तो कभी बेकार आपको लगेगा नहीं, वो भी तो बढ़िया है ना। तो यहाँ कहते हैं ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो मैनेजर एक को नहीं मैनेज करता है, 10 फंड को मैनेज, 10 स्कीम को मैनेज करता है, तो ओवरऑल अगर बात किया जाए पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए, तो पोर्टफोलियो मैनेजर यूज करता है टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, वो बेस्ड है उनके लिए। और जो इंडिविजुअल एक स्कीम कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको नोट्स के स्टार्टिंग पेज पे भी लिखा हुआ था, हमने रीड करना मिस कर दिया था, यहाँ पे भी वही चीज है। मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना, सुटेबल फॉर एन इंडिविजुअल फंड परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल एक फंड का को परफॉर्मेंस मेजर करना है तो MWROR। और ये जो है आपका क्या कहते हैं, फंड मैनेजर का कभी भी करना हो तो उसको आपके लिए TORR। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का पूछा है उसने, तो फंड मैनेजर के लिए टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न जो है आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, एक बार रिव्यू बस ऊपर ऊपर से देख लो, खास करके कंपाउंडेड ही निकालना है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि अगर आने की चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, 1% है आने की चांसेस एग्जाम में, लेकिन अगर आ जाता है तो आप अपने हिसाब से वहां पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर ये आएगा तो करेक्ट सॉल्यूशन आना चाहिए, और यही सॉल्यूशन आएगा तो आप क्या करोगे देख लो। मुझे जो बेस्ट लगा वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए, आप इतना मैच्योर्ड हो, आप डिसीजन लेने के लायक हो। वैसे तो मेरे हिसाब से 1% चांस है कि एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो देख लीजिए वहाँ पे जो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बनता है वो आप देके आ सकते हो।